आप लोगों से कहा भी था और मैंने कई बार इन्हें इंट्रोड्यूस किया भी है, हमने लाइव सेशंस किए हैं कई बार और बहुत दिनों से लाइक आप सभी आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके मैसेजेस आ रहे थे कि आप और एक सेशन उनके साथ देखना चाह रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर वेरी ओन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर मिस्टर राहुल त्रिपाठी। राहुल भाई थैंक यू, और सब थैंक यू। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाओ जी, आप कैसे हैं? जी, जी, मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो सबसे पहले तो राहुल भाई आप भी दिल्ली से हैं, मैं अपने सभी जी, दर्शकों जी, को बता दूँ और दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, तो सबसे पहले जी। दिल्ली वाले से ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी जाए और इसी का क्या असर और क्या प्रभाव होगा मार्केट पे, इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चुनाव की चीज़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या एक्सपेक्टेड था ऐसा ही या ये कुछ शॉकिंग सा लग रहा है आपको? जी, अगर हम इलेक्शन के लिहाज से बात करें तो काफ़ी एक्सपेक्टेड था इस बारी, और 10 साल से गवर्नमेंट थी केजरीवाल की, थोड़ी-सी एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। उसके बाद आप ये देखिए मोदी के प्रति लोगों की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इस बार थोड़ा बीजेपी वालों ने पूरी जान झोंक रखी थी और थोड़ा-सा लग रहा था कि बीजेपी का पलड़ा इस बार भारी होगा, लेकिन हाँ, इस तरीके से ये जीत जाएँगे इतना मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी, बट या तो बीजेपी थोड़ा-सा ज़रूरत थी यहाँ पे, काफ़ी मोदी जी की साख लगी हुई थी यहाँ पे कि दिल्ली नहीं जीत पा रहे हैं, दिल्ली नहीं जीत पा रहे हैं। अब देखते हैं, देखिए पॉलिटिकल चीज़ें तो आपको पता ही है ऐसे चलती रहती हैं। अब उम्मीद तो सबको दिल्ली वालों को है ही कि कुछ अच्छा काम हो। बाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी, और हमने देखा कि कुछ ही दिन पहले बजट का अनाउंसमेंट हुआ था और वहाँ पे लाइक स बजट से पहले जब मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि यहाँ पे सीतारमण जी को 10 लाख तक टैक्स फ्री कर देना चाहिए और वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा कर दे तो ये बहुत एक बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन यहाँ तो ये और एक कदम आगे जाके इन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया और बाद में एक फिगर सामने आया हुँ, कि हुँ, दिल्ली की जो ज़्यादातर जो जनता है, वो 12 लाख तक उसकी इनकम है और ये राइट। जो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक ब्रह्मास्त्र था दिल्ली चुनाव के हुँ, लिए हुँ। सीतारमण जी की तरफ से। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो परिणाम आए हैं, एक तो उस फैसले का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा चुनाव पर और दिल्ली चुनाव के परिणामों का आपको मार्केट पर किस तरह का असर होता हुआ दिख रहा है? जी, देखिए डेफ़िनेटली जो सीतारमण जी का फ़ैसला था वो पॉज़िटिव था और थोड़ा-सा इलेक्शन ओरिएंटेड भी था ये बजट। आप देखें इसमें, अगर आपने एक और चीज़ नोट की हो, दिल्ली का तो आपने 12 लाख को अच्छा से पढ़ लिया, कंसीडर कर लिया, और किसी और स्टेट का नाम नहीं लिया गया। बिहार का नाम लिया गया है, कि नेक्स्ट ईयर उसमें भी इलेक्शन है, तो वहाँ पे भी बीजेपी चाहती है। तो 5 बारी सीतारमण जी ने नाम लिया बिहार का, ठीक है? और बाकी 28 राज्य क्या खराब हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्टिकुलर नज़रिया है, क्योंकि आप सेंटर में हो तो आपको सबको एक साथ देखना चाहिए। बट ये तो आपको पता है, ये सारा नंबर गेम है, राइट? अगर आप सत्ता में रहेंगे तभी आप डिसीज़न ले पाएँगे। सो इट्स लाइक थोड़ा-सा मार्केट को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी देखिए मार्केट के लिहाज से थोड़ा-सा निफ्टी ने बूम दिया है, जब से बजट आया है थोड़ा-सा पॉजिटिविटी आई है। लेकिन मतलब इस पे अभी बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, और ये आपको इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूँ। उससे पहले आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया, राइट? 8th पे कमीशन। सो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली पे किया है। सो 12 लाख में काफ़ी लोग खुश हैं, लेकिन जैसे ही 8 पे लागू हो जाएगा, राइट? तो वो सब उसी तरीके से उसी टैक्स स्लैब में आ जाएँगे, चीज़ें वैसी ही हो जाएँगी। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? सो स्मार्ट प्ले किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमको उम्मीद है कि थोड़ा-सा जिनका 10 लाख, 11 लाख सैलरी है, राइट? उनके लिए डेफ़िनेटली शॉर्ट टर्म में रिलीफ़ है। एट लीस्ट मैं आपको बतलूँ, ये साइकोलॉजिकल प्ले किया गया है, आपके दिमाग को रिलीफ़ दे दिया गया है, हाँ भैया 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है। लेकिन रियलिटी अगर आप थोड़ा-सा बढ़ेगा टैक्स, थोड़ा-सा आपका इनकम बढ़ेगा, तो वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जी। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हुँ, हुँ। जो एक ह्यूमन टर्म्स में जैसे जो भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं हमारा ये लाइव सेशन और जो हुँ, बाद हुँ। में भी देखेंगे इस वीडियो को यूट्यूब पर, तो उनके लिए लाइक आप
किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि अभी जो मार्केट की जो कंडीशन है वो क्या है? लाइक एक सिंपल क्वेश्चन जो कोई भी इन्वेस्टर, हुँ, हुँ। ट्रेडर जो कि शुरुआत कर रहा है या स्टूडेंट है, हुँ, वो हुँ। जानना चाहेगा, समझना चाहेगा और एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछेगा कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या है? तो उसे आप क्या जवाब देंगे यहाँ पर? जी, देखिए मार्केट कंडीशन राइट नाउ इज़ नॉट रियली गुड, मैं आपसे फ्रैंकली बोलूँ। सो अभी आप ये देखिए कि बजट के बाद थोड़ा-सा मार्केट ने अपने आप को अप ट्रेंड शिफ्ट करने की कोशिश की है। बट ये थोड़ा-सा अभी भी मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ये थोड़ा-सा फँसाने वाला है। अभी मार्केट में आपको इमीडिएटली जंप नहीं करना है, थोड़ा-सा और कंसोलिडेट होने देना है, थोड़े से पॉजिटिव लेवल पे और मार्केट अगर जाती है उसके बाद ही आप कुछ सोचें, ठीक है? अभी आप ये सोचे कि बजट आ गया है 12 लाख तक चेंज कर दिया अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर चली जाएगी, तो जो सब सोचते हैं वो मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। इस कंडीशन में अभी आपको अगर मेरी बात माने तो वेट एंड वॉच करिए। आपके पास जो पैसा है आप सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए उसको थोड़े टाइम अभी होल्ड करिए। थोड़ा-सा मार्केट को और समय दें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। जी। तो क्या आपके कहने का अभिप्राय ये है कि क्या बॉटम बन गया है मार्केट में? नहीं, ये मेरा अभिप्राय नहीं है कहने का कि बॉटम बन गया है, क्योंकि अभी आप न्यूज़ चैनल या बाकी जगहों पे सुनेंगे तो सब यही बात कर रहे हैं कि अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाएगी, अब मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अभी मार्केट मेरा एक्सपेक्टेशन है 3-4 महीने और लोगों को परेशान करेगी। थोड़ा-सा और नीचे की तरफ ड्रैग होगी, उसके बाद अगर कुछ पॉज़िटिविटी मार्केट को दिखती है, ठीक है, जो कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे गेन देगी। नो डाउट अबाउट दैट इंडिया स्टोरी पे बेट करने में कोई प्रॉब्लम है। बट अभी राइट नाउ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा-सा हिकअप्स और मिलेंगे। अभी थोड़ा-सा और मार्केट में करेक्शन टाइम वाइज़ बाकी है। चाहे आप देखें आपके इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी उतना फॉल ना करें, लेकिन वो ऊपर जाने में अभी समय लेंगे। सो टाइम वाइज़ करेक्शन बची हुई है, कुणाल। तो आपने कहा कि ऊपर जाने में समय लेंगे, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन इंस्टेंटली दिमाग में आता है कि जो स्टॉक्स हैं, जो हुँ, हुँ। ऊपर के प्राइस पर हैं, तो हुँ, हुँ। उनको क्या और खरीदने या फिर उनको एवरेज करने के ऊपर लाइक आप इस कॉन्टेक्स्ट में आप हुँ, हुँ। क्या सजेशन देना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं उन्हें? जी, जी कुणाल तो एवरेजिंग की अगर बात करें कुणाल, तो अभी मैं बोलूँगा स्ट्रिक्टली मना करूँगा कि आप एवरेजिंग नहीं करिए, ठीक है? आपने कोई स्टॉक सपोज़ ₹1000 में खरीदा है, राइट? अगर वो ₹800 चल रहा है, तो आप ये मत समझिए कि अभी वो 20% सस्ता हो गया है, ठीक है? क्या पता वो 700 भी आ जाए। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें तो इंडेक्स 3-4% 5% फॉल करा है, ठीक है? 10% फॉल करा है। स्टॉक्स आपके 20-20, 25-25% फॉल कर गए हैं, ठीक है? सो जिस तरीके की रैली थी लास्ट 2 साल से 2021 के बाद से 3 ढाई साल 3 साल तक, वहाँ स्टॉक्स 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स हुए हैं, ठीक है? सो आपको सिंपली ये समझना है कि अगर आपने ऊपर के प्राइस पे लिया है तो आप फँसे हैं। लेकिन सपोज़ जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ सिंपल आपने कोई एक्स-वाई-ज़ेड स्टॉक लिया ₹400 में, वो हो गया ₹1500 फॉर एग्ज़ाम्पल कुणाल समझिए आपके पास ₹400 में है वो 1500 हो गया, ठीक है? आपका तो पैसा 4 गुना बना हुआ है। आज वो इस करेक्शन में ₹1000 हो गया, तो भी आपका पैसा ढाई गुना बना हुआ है। लेकिन जिसने 1200 में लिया है वो तो लॉस में है। वो ये सोच रहा है कि भैया अब मैं क्या करूँ? अब आप सोचिए कि अगर आप बेचेंगे, आपका स्टॉक वो 1000 से और नीचे आना शुरू हुआ तो आप भी एग्ज़िट करेंगे। तो ये कैस्केडिंग इफ़ेक्ट स्टॉक को और नीचे पुल कर सकता है, ठीक है? इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ एवरेजिंग पे फ़ोकस अभी नहीं करना है। कोई नया इन्वेस्टमेंट भी अभी आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दें, राइट? अभी जब तक थोड़े से मतलब कहते हैं ना बिग बार कैंडल्स अच्छे लेवल पे क्लोजिंग ना आए, तब तक तो मार्केट ड्रैग होने के चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि इतनी बड़ी रैली थी तो अभी थोड़ा टाइम तो मार्केट ले ही सकता है। आप अगर यहाँ से एक माउंटेन पे चढ़े हैं कुणाल, राइट? तो आपको कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा, राइट? आपको थकान होगी ही, आपका पैर स्लिप होगा ही। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल नीचे चले जाएँगे, लेकिन अगर आप 100 कदम चले हैं तो 20 कदम पीछे आएँगे तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, राइट? क्योंकि आप 100 कदम चले हैं। तो बेसिक चीज़ हमको समझनी है कि यहाँ पे ये ऐसे ही होता है। आप सीधा पहाड़ पे चढ़ जाएँगे ऐसा नहीं होगा, राइट? यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू ब्रीथ,
जो ब्रीदिंग वाला टाइम होता है उसे कंसोलिडेशन कहते हैं, राइट? और पहाड़ पे आप जब अगर कभी ट्रैवल करें, रियल लाइफ में देखें, तो पहाड़ पे आप सीधा ऐसे ही नहीं जाते। एक बार बॉट नीचे भी आता है पहाड़, फिर रोड ऊपर जाता है, राइट? तो इसी तरीके स्टॉक मार्केट भी हमारी ज़िगज़ैग लाइन में चलती है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकती है, ठीक है? जितना स्ट्रेट चलेगी, वो उतना ही जल्दी तेज़ी से स्लिप होके नीचे आएगी। जी। देखिए इतनी आपने टेक्निकलिटीज़ को भी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। तो यहाँ जी, पे जी। एक ये और एक सवाल आता है दर्शकों के ज़हन में कि हुँ, हुँ। अगर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए और अगर करे तो किस तरह से ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए? लाइक अप्रोच क्या होनी चाहिए इस फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, अभी अगर आप मेरी बात माने तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना है, ठीक है? आपको ये समझना है कि मार्केट में किस तरीके के स्टॉक्स में हम रैली करें, हम मतलब किस तरीके के स्टॉक्स में रैली एक्सपेक्टेड है, ठीक है? सो अगर आप देखें तो अगर मार्केट की थोड़ी-सी बात करें तो हमारे पास मिड कैप, स्मॉल कैप में मतलब जो मीडियम लेवल की कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, राइट? वो पिछले 2-3 साल से लाइक नंबर ऑफ टाइम्स हुई, 4 गुना, 5 गुना भी हुई, राइट? लेकिन आपके लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं वो स्टेबल हैं। आप रिलायंस का देख लें, एचडीएफसी का देख लें, आईसीआईसीआई बैंक का देख लें, स्टेट बैंक का देख लें, आप फाइन ऑर्गेनिक देखें, आप शेफलर देखें, आप मैं कहूँ आपको कि मारुति देखें, तो ये सब में कोई मोमेंटम नहीं है एंड दे आर बिग जायंट्स, राइट? सो इस समय अगर किसी को एडवाइस या थोड़ा-सा वाइज़ली प्ले करना है तो वो आपकी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज़ पे फ़ोकस करना शुरू करें। वहाँ पे कुछ अच्छा टेक्निकल पैटर्न, वहाँ पे कुछ बुलिश चीज़ें आपको दिखती हैं तो उसमें पोज़ीशन बनाएँ, क्योंकि जो स्टॉक्स इतना रैली करके गए हैं वो अभी करेक्शन भी कर रहे हैं, फिर इमीडिएटली आपको उतनी बड़ी रैली दे, थोड़ा-सा अनफेयर है उनके साथ। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आप बड़ी कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़, स्टेबल कंपनीज़ जिनको आप जानते हैं, राइट? उन पे बेट करें, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगा फ्यूचर में। जी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं यहाँ से थोड़ा-सा डेविएट करते हुए एक टेक्निकल हुँ, क्वेश्चन आपसे हुँ। पूछना चाहूँगा और आई बिलीव आपने उसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड किया था हुँ, हुँ, हुँ। और रितु जी का मैसेज आ रहा है लाइक वो हुँ, आपकी एडवाइस की सराहना कर रहे हैं और ये एडवाइस हुँ, शायद हुँ। डेफ़िनेटली उनके काम आएगी, सिर्फ़ उनके ही नहीं बल्कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन जी, सभी के जी, लिए। जी। तो मेरा जो सवाल था वो गोल्ड से रिलेटेड है। आप देखिए गोल्ड के जो प्राइस है उसमें लगातार इज़ाफ़ा हुए जा रहा है। तो ये हम जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे आपसे कि हुँ, हुँ। गोल्ड आखिर क्यों ऊपर जा रहा है और इसका मार्केट से एग्ज़ैक्टली क्या रिलेशन है? और यहाँ पे आपको जी। लाइक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और एक हुँ, व्हाट आर हुँ, यू हुँ। एबल टू फोरसी रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ गोल्ड? और राइट। आपका भी जो जी, वीडियो था लाइक उससे भी रिलेटेड आप अगर यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें, सो आई थिंक राइट। बी हुँ, रियली हुँ। हेल्पफुल फॉर जी। सी देखिए गोल्ड प्राइस का ऊपर जाना हमारे मतलब स्टॉक मार्केट के लिहाज से थोड़ा-सा गड़बड़ माना जाता है। सी गोल्ड आपका ग्लोबली अटैच होता है, राइट? सो ग्लोबली प्राइस सेट होता है इसका, ग्लोबल में आपका गोल्ड रिज़र्व एंड ऑल देखा जाता है। सो जब गोल्ड के प्राइसेज़ हाई होते हैं, सो बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं। हमने देखा है कि गोल्ड जो जब भी बढ़ा है, ठीक है? वो मार्केट को नीचे लेके आता है। इसका मतलब क्या है, आप ये समझेंगे कि गोल्ड का प्राइस ऊपर होने पे लोगों का जो साइकोलॉजी है, वो ये रहता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। हम ऐसे क्लास में इन्वेस्ट करें जहाँ पे उसका स्टेबिलिटी है। गोल्ड ने अपने आप को पिछले 100 सालों में प्रूव किया है कि मेरे पे आप भरोसा रख सकते हैं, राइट? मैं आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता हूँ। मार्केट गिरेगा तो मैं आपको सँभाल सकता हूँ, ठीक है? सो इसीलिए जब भी गोल्ड के प्राइस काफ़ी हाई पे रहते हैं, राइट? इस समय गोल्ड 86,000 क्रॉस कर चुका है। सो इट इज़ लाइफ टाइम हाई। 10 ग्राम गोल्ड इज़ 86,000 ठीक है? 2007 में कुणाल आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्टोरी मैंने ये रिंग ली थी, राइट? तब गोल्ड 7,000 था, ओके? सो आप देखिए 15-17 साल में 7,000 से वो 87,000 हो गया है, राइट? सो इट्स अ बिग
मैसिव मूव फ्रॉम गोल्ड साइड। तो इससे अगर मैं आपको बोलूं तो जब गोल्ड से हमारे मार्केट के सेंटीमेंट रहते हैं वो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। तो गोल्ड प्राइस बढ़ता है तो आपको थोड़ा सा अलर्टनेस होती है कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है, मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। और दूसरा आपको मैं ये रीजन बताऊं कि यूएस मार्केट अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, राइट। सो आपने एक दिन न्यूज देखी होगी, एक एआई निकाला है, राइट। क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उसका, चाइना ने, राइट। तो ये उसकी डीप वजह सीक से आपके एनवीडिया के स्टॉक और सारे आईटी डीप स्टॉक बुरी तरह से गिर गए थे, राइट। सॉरी, जी डीप सीक की आप बात डीप कर रहे हैं? सीक, या सॉरी, डीप सीक, राइट। तो कुछ भी डिस्ट्रप्शन हो सकता है अगर मार्केट को बहुत सेंसिटिव मैटर ये लग रहा है, राइट। क्योंकि जो चैट जीपीटी एंड ऑल बने थे, राइट, सो दे हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट। सपोज वो 100 रुपए में बने हैं तो ये डीप सीक 5 रुपए में बना दिया है। सो इतना बड़ा फर्क है। तो इन सबको लेते हुए आप गोल्ड को भी समझते हुए या आप ये कह सकते हैं कि मार्केट गिर रहा है तो आप प्लीज थोड़ा सा वाइजली इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा गोल्ड की तरफ जाइए। गोल्ड का टारगेट वैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया भी था कि 1 लाख जल्दी ही जाएगा। सो अगर 1 लाख गोल्ड जाता है तो इसका आप दूसरा नजरिया देखें मार्केट के लिहाज से, तो मार्केट गिर सकता है। समझ आई रहे हैं? थिंक यही बात तो विनय जी भी यही कह रहे यही है, इसी रीजन से मैं सभी लोग को, जो भी मेरे मतलब फ्रेंड्स हैं या फॉलोअर्स हैं, सबको मैं यही एडवाइस कर रहा हूँ कि आप मार्केट में थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। गोल्ड बढ़ गया अगर तो ये मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट हो जाएगी, तब आप उस समय अच्छे भाव पे अच्छे स्टॉक्स ले सकते हैं, राइट। जी। या आई थिंक विनय जी भी यहाँ वही कमेंट कर रहे हैं जो गोल्ड 1 लाख। आई थिंक ये जी भी जी। वही फोर्स ही कर रहा है जो कि आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जी, और अर्पिता जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ। थैंक्स तो फॉर ज्वाइनिंग गाइस। जी, तो जो और एक क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई हम्म। कर रखना चाह रहा हूँ, सिंप्लीफाइड रखना चाह रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मुझे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी आपसे सवाल करना हम्म चाह रहे थे, जो आपसे जुड़ना चाह रहे थे, उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। तो हम्म और एक जो सवाल एक हमारे और एक दर्शक का है, वो ये है कि स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करें? क्योंकि ये हम्म कई बार हम एक कश्मकश में फँस जाते हैं कि कौन-सा स्टॉक लेना चाहिए, किसे होल्ड करना चाहिए या फिर किसे सेल कर देना चाहिए। तो एक हम्म सिलेक्शन जो हमें करना है स्टॉक्स का, तो वो कैसे हम्म। करें? उसके ऊपर अगर आप थोड़ा ब्रीफली आप कुछ टिप्स या सजेशंस अगर दे पाएँ, तो जी, व्यूअर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैंने जैसे अभी आप लोग को बोला, राइट, एक सिलेक्शन का प्रोसीजर तो मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया कि आप इस समय सारे लार्ज कैप कंपनीज पे फोकस करें। जो कंपनीज ने अपने आप को 10 साल 15 साल में प्रूव किया है कि हाँ हम खड़े हैं, बाजार कभी भी गिरता है, राइट। 2000 का क्राइसिस हो, 92 का हो, 2008 का हो, तो हम प्रूव करते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को आप इस समय सिलेक्शन क्राइटेरिया में रखिए, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एचडीएफसी देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए, ये सब पिछले 3 साल से आपको 1 रुपए का भी रिटर्न नहीं दिए हैं, ठीक है। सो जब ये चलेंगे तो मार्केट को नेक्स्ट टाइम यही ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये कंपनीज को सिलेक्शन, एक तो क्राइटेरिया मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म सॉरी लार्ज कैप स्टॉक्स देखने हैं। दूसरा आप वो कंपनीज देखिए जो एआई पे काम कर रही हैं, राइट, ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं, क्योंकि ये सब चीज नया ट्रेंडिंग हो रहा है कुणाल, ओके। सो इस पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जब थोड़े टाइम बाद ये सब ऊपर चले जाते हैं तब लोग सोचते हैं अरे यार उस टाइम हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और वो कंपनीज देखिए जो पोटेंशियल रखती हैं, जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर अच्छा है, जो काफी हाई पी पे ट्रेड नहीं कर रही हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था जैसे कि अच्छी पावर कंजम्पशन स्टोरी पे आप बेट कर सकते हैं, क्योंकि पावर कंजम्पशन इंडिया में अभी भी काफी लेस है कंपेयर टू अदर कंट्री बेसिकली, ठीक है। और आपको मैं एक ये बता सकता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए, आप सपोज कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, राइट। सपोज लीजिए उसका 2 साल का आपने टारगेट रखा है कि 2 साल में मुझे ये गाड़ी लेनी है। तो आप उसको डिटेल में थोड़ा सा पार्ट्स में चले जाइए कि आपकी गाड़ी में क्या क्या लगता है। लोहा लगता है, टायर लगता है, राइट, स्टील लगता है। सो उस सेक्टर, उस चीज को आप स्टॉक मार्केट से रिलेट करिए। वैसे स्टॉक्स को आप फोकस करिए कि ठीक है टायर में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है,
क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा कुछ बढ़िया, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक बहुत ईज़ी तरीका मिल जाएगा कि आप किस में इन्वेस्ट करें, ठीक है? आप बाहर निकलते हैं, राइट? शायद मैंने लास्ट टाइम भी लाइव में एग्ज़ाम्पल दिया था कि हम देख रहे हैं स्टोर्स काफ़ी बड़े-बड़े खुल रहे हैं, राइट? डीमार्ट खुल रहा है, हर जगह खुल रहा है, राइट? तो वो जब आपकी आईज़ के सामने है, तो आप वहाँ पे रिलेट कर पाएँगे कि यार यहाँ पे इन सब चीज़ों की सेल हो रही है। तो पीपल आर गोइंग, दैट्स व्हाई इट इज़ ओपनिंग न्यू शोरूम्स, राइट? लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ तो अच्छा हो रहा है, ठीक है? सो आँखें खुली रखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो आपका इन्वेस्टमेंट में सिलेक्शन क्राइटेरिया अपने आप बन जाएगा। आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और जब आप सपोज़ आपने स्टॉक सेलेक्ट कर भी लिए 5-7, राइट? तो आपको 1 या 2 स्टॉक में जंप नहीं करना है। एटलीस्ट आपके पास एक बास्केट होना चाहिए। क्योंकि आप जब सब्जियाँ भी लाते हैं, टमाटर भी लाते हैं, अगर 1 किलो टमाटर लेते हैं, सपोज़ 20 टमाटर आए हैं, तो उसमें 1-2 खराब हो जाते हैं। इट्स अ ह्यूमन, आप चाहे सेलेक्ट करके भी लाएँ वहाँ से शॉप से तो हो जाते हैं। इट्स लाइक कि जनरल चीज़ है, ठीक है? तो आप जितने स्टॉक लेंगे सारे ऊपर चले जाएँगे तो ऐसा नहीं होगा। 1-2 खराब आते ही हैं, कई बार 3-4 भी खराब आते हैं, लेकिन 1-2 टमाटर ऐसे भी रहेंगे जो आपके 10 दिन चल जाएँगे फ्रिज में, 12 दिन चल जाएँगे, राइट? तो इसको आप मार्केट से एनालाइज़ करेंगे तो हाँ, 1-2 आपके खराब रहेंगे, 1-2 आपके एवरेज चलेंगे, 1-2 आपके अच्छे परफ़ॉर्म कर जाएँगे। सो इस तरीके से आप रिलेट करके कुणाल जब भी चीज़ करेंगे ना, आपको कन्विक्शन रहेगी। आपने सपोज़ टायर का कोई स्टॉक फॉर एग्ज़ाम्पल लिया, राइट? जब वो नीचे गिर रहा होगा तो आपको ये समझ आएगा यार कि मैंने ये क्यों लिया था? कुछ तो वजह थी ना, इसकी सेल्स अच्छी थी या मुझे रोड पे सीएट के टायर ज़्यादा दिखते हैं, एमआरएफ के टायर ज़्यादा दिखते हैं, इसीलिए मैंने लिया था। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना मार्केट करेक्ट हुई तो टायर बनना बंद हो गया। इट्स लाइक कि वो टेम्परेरी फॉल हो सकता है। तो आप उस जगह पे क्या रहता है, आप कही सुनी बातों से निकलते नहीं हैं, ठीक है? आप कन्विक्शन में रहेंगे ना तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा बनाएँगे। तो इस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्शन करिए और दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस कुणाल थोड़ा-सा टेक्निकल होता है। सो कभी किसी को जानना हो व्यूअर्स को, राइट? तो वो मुझे मेरे चैनल पे बोले, मैं पर्सनली भी बताने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ। आई डू नॉट सेल एनी कोर्स, नथिंग। मैं लाइव कभी-कभी आता हूँ, किसी को कुछ डाउट होता है तो वहीं क्लियर करते हैं। मतलब मेरा मोटिव यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कोर्स बिके, ठीक है? अभी आपने जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, देयर इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर, एक्स पे भी है उनका अकाउंट, ठीक है? बहुत अच्छा कोर्स बेचती हैं मैडम, अश्मिता पटेल करके, ठीक है? कल सेबी ने उन पे 53 करोड़ का फाइन लगाया है। 53 करोड़। और उन्होंने बोला, सेबी ने ये भी बोला कि आपने कुछ टाइम में अगर अपने आप को नहीं प्रूव किया तो आपको ये फाइन 104 करोड़ का जाएगा। But still, you know, Kunal, it is very shocking. So she earned more than 100 crore with selling those courses also. So it's a very big game, ठीक है? So ये चलता रहता है यहाँ पे। बट ठीक है, आप लोग देखिए, मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आप लोग अपने आप, जब कन्विक्शन की बात करी मैंने, राइट? आप अपनी आँखें खोलोगे, इधर-उधर देखोगे, तो आपको किसी के कोर्स, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने आप चीज़ें समझ आने लग जाएँगी और आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। जी, आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस को। जी। और आपने जैसा आपने बताया भी कि किसी भी व्यूअर को अगर कुछ डाउट्स आपसे पूछने हो तो वो आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली हुँ, लाइक मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लाइक आपकी डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूँ व्यूअर्स के हुँ, लिए। हुँ। तो या यहाँ एक आखिरी सवाल इसी हमारी इसी आज के एजेंडा से रिलेटेड हुँ, हुँ, कि हुँ। कोई पॉइंट, कोई कोई एक ऐसा यूनिक पॉइंट, कोई एक ऐसा रामबाण या उपाय या कोई मंत्र जो आप देना चाहें, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो ये एक आज की हाइलाइट होगी हमारे इस सेशन की, कि को एनी की पॉइंट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट व्हिच यू वुड लाइक टू ओके। शेयर विद व्यूअर्स टुडे? सी की पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप फ्रेश मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। अभी आपको बस चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। 1-2 महीने चीज़ें ऑब्ज़र्व करिए। आप जंप, मैं बार-बार ये वर्ड यूज़ करता हूँ, जंप नहीं कर। आप 1-2 महीने चीज़ें देखिए कि कैसे यहाँ पे क्या होता है।
स्टॉक ऊपर-नीचे मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, ठीक है? तो आप की पॉइंट ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी भी एक स्टॉक को लीजिए जो आपको पसंद है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर, ठीक है? उसको आप 1 महीने तक ऑब्ज़र्व करिए, उसका डेली मूवमेंट ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है? फिर आप जानेंगे कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसे मूव करती है, तो आप उस एक स्टॉक से थोड़ा-सा आइडिया लगाने लग जाएँगे। सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं रिलायंस का ही। रिलायंस को 1 महीने तक ऑब्ज़र्व करिए कि रोज़ उसका एक नोटबुक बनाइए, कि वो कितने रुपए ऊपर जाता है, कितने रुपए नीचे आता है, 1 दिन में। आप अगर 30 दिन तक ये करेंगे, तो आपके पास एक एक वैल्यू रहेगी, आपके पास एक डेटा रहेगा कि यार रिलायंस फॉर एग्ज़ाम्पल 20 दिन में ₹10 रोज़ ऊपर जाता है, 5 दिन ₹6 नीचे आता है। उससे आपको उस स्टॉक की मूवमेंट पता चलेगी, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपकी समझ बढ़ती जाएगी मार्केट को समझने की। ऐसे ही अगर आप 3-4 महीने मार्केट में डटे रहे, राइट? तो आपका एक खुद का फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? वो आपको आगे ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। सी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप किसी को भी लेके बेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा अवॉइड करिए ₹20-30 से नीचे वाले स्टॉक्स मत लीजिए क्योंकि उसमें 5% की मूवमेंट आने का मतलब आपका ₹2 बढ़ेगा, तब भी आपको समझ नहीं आएगा। तो एक क्वालिटी स्टॉक लीजिए, उसको थोड़े टाइम ऑब्ज़र्व करिए, थोड़े से नोट्स बनाइए, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएँगे किस तरीके से प्राइस मूव करता है, ठीक है? चीज़ें आपके फ़ेवर में आने लग जाएँगी। ऑलराइट। सो आई थिंक ये ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन्स हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजे थे और जी। आपके और भी क्वेश्चन्स हो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप बेशक कमेंट करें और आप हुँ, मुझे हुँ। मेरे दूसरे वीडियोज़ पर भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। और जी, राहुल भाई का भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो जी। अभी पूरा देश जो भी दिल्ली इलेक्शंस को जी, काफ़ी जी। गौर से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है दर्शकों के ज़हन में और क्योंकि आप भी दिल्ली से हैं, लाइक नेक्स्ट सीएम आपको कौन बनता हुआ दिख रहा है? प्रवेश वर्मा या फिर रमेश बिधूरी या फिर और आई कोई थिंक चेहरा है? आई थिंक देखिए थोड़ा-सा बायसनेस तो रहेगा क्योंकि प्रवेश जी ने केजरीवाल को बीट किया है उनकी जगह पे। तो वो बायसनेस थोड़ा-सा रहेगा और सुनने में आ रहा है उनके फ़ोन पे बातें भी होनी शुरू हो गई, अमित शाह जी से मिल भी रहे हैं, तो देखते हैं मतलब चांसेस उनके ज़्यादा हैं, बट हाँ, फाइनली दिल्ली में बदलाव हो रहा है, सो हम लोग तो पॉज़िटिविटी की ही उम्मीद कर रहे हैं। सो देखते हैं कौन सीएम रहेगा। देखिए मेरा तो ये टेक अवे हमेशा रहता है कि कोई भी सीएम रहे, थोड़ा काम अच्छा होना चाहिए, चीज़ें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो सब नाम की बात है। और आपकी नज़र में ऐसे 1 या 2 प्रमुख कारण कौन-से हैं जिनकी वजह से 62 से यहाँ पे 22 लाइक बहुत ही भारी गिरावट यहाँ आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ी। लाइक 1 हुँ, या 2 हुँ। प्रमुख कारण कौन-से रहे होंगे? सी लाइक ये एज़ अ तो जर्नलिस्ट ये आपको जो शराब वाला मुद्दा था, ये काफ़ी अच्छे से भुनाया बीजेपी वालों ने और इसको काफ़ी हाइलाइट किया और केजरीवाल जी का जेल जाना भी थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया इनके लिए। उसके बाद देखिए, जब ये 2 साल से 3 साल से ग्राउंड रियलिटी पे कुछ काम नहीं कर पाए, ठीक है? चाहे किसी भी रीज़न से नहीं कर पाए और आप देखिए कि तीसरी बारी था, आप 2 बारी ये कह के आए कि हम यमुना साफ कर देंगे, यमुना साफ कर देंगे। 2019 या जब 20 में चुनाव हुआ था, तब भी ये बोला था हम कर देंगे। तो आप हर बारी सेम चीज़ बोल के कि इस बार माफ़ कर दो, अगली बार कर देंगे, तो वो कब तक माफ़ करेगी जनता, ठीक है? तो इस बारी इनकी कैम्पेनिंग भी बहुत लूज़ थी। मतलब मैं आपको बोलूँ मेरे एरिया में मुझे नहीं पता था कि आपका झाड़ू का मीन्स आप आम आदमी पार्टी का कौन कैंडिडेट है। तो आपने इस तरीके की ढील दी, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट थे या आप पहले जान चुके थे कि हम नहीं करते हैं एफर्ट कि हमारा चीज़ें इस बार गोलमाल में। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे, तो इसी वजह से शायद इनको हार देखनी पड़ी। जी, चलिए और क्योंकि लाइक बहुत सारे वीडियोज़ हमारे क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, तो एक हुँ, क्विक हुँ। सवाल क्रिकेट से जुड़ा हुआ लाइक यस। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है और रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की ये जो जोड़ी है, वो कुछ समय से उनका वक़्त भी अभी आम आदमी खराब। पार्टी के वक़्त जैसा ही चल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या उम्मीदें हैं यहाँ इंडियन टीम से चैंपियंस ट्रॉफी में? क्या वो सी बुरा वक़्त खत्म कर पाएँगे? सी देखिए आपका ये क्वेश्चन थोड़ा-सा हमेशा बायसनेस रहेगी। बीइंग इंडियन हम तो यही बोलेंगे कि भैया हम बेस्ट खेलेंगे और परफ़ॉर्म करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा टीम में मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है कि अच्छे लड़के जो खेल रहे हैं, राइट? आप उनको
आउटसाइड मतलब उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स के नाम के बेसिस पे, राइट? सो जैसे कि अभी आप एक देखिए को थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है आपके श्रेयस अय्यर ने, कि मुझे 1 दिन पहले पता चला कि विराट जी अनफिट हैं इसलिए मैं खेल रहा हूँ, राइट? तो ये थोड़ा-सा डिमोटिवेशन है लोग के, इसके ऊपर ओवरकम करना चाहिए और भैया मैं तो आपको सीधे से बोलूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली को बोलना चाहिए भैया अब हमारा हो चुका है, आप ड्रैग कर रहे हैं इस समय। आप या तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे होते तो आप मैं और आप ये बात ही नहीं कर रहे होते। आप करेक्ट। ड्रैग कर रहे हैं चीज़ों को तो आपको निकलना पड़ेगा। कहीं न कहीं आपको ये समझना पड़ेगा जी अब हमारा टाइम नहीं चल रहा है उतना सही। और नए लड़के परफ़ॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया ठीक है। और इंडिया में आपको पता ही है राइट? तो जब तक एकदम अति नहीं हो जाती है, लोग छोड़ के जाते नहीं। तो चैंपियंस ट्रॉफी डेफ़िनेटली हम लोग जीत रहे हैं, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी इंडियन क्रिकेट टीम ऑलवेज़ डू वेल तो उम्मीद तो यही है। दुआ और रहेगी। इन दोनों लोग की फ़ॉर्म अगर चैंपियन ट्रॉफी में वापस आ जाती है तब तो कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। भागा हो जाएगा बिल्कुल, गोल्ड की राइट, प्राइस की तरह। राइट तो वो तो कोई दिक्कत जी। ही नहीं। और बिफोर वी वाइंड अप आप ज़रूर अपने डिटेल्स और आपके चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर साझा करें। लाइक इफ हुँ, यू हुँ, कैन हुँ। वर्बली स्पीक देम आउट। यस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग। सो मेरा चैनल है ट्रेड टू अचीव। आप कभी भी कोई क्वेश्चन पोस्ट करिए, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बहुत छोटा चैनल है, जब मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा-सा लोगों की हेल्प कर सकूँ, लाइव आ सकूँ या कोई शॉर्ट्स डाल सकूँ। सो इट्स प्योरली फॉर लर्निंग, इट्स नॉट बेस्ड ऑन अर्निंग, ओके? सो आपको ये समझना है कि मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा-सा नॉलेज शेयर कर सकूँ। नाउ आई एम ऑलमोस्ट 6 ईयर एक्सपीरियंस इन मार्केट तो थोड़ा-सा तो सोचता हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं। वही आप लोग के साथ शेयर करने का मेन उद्देश्य है। बाकी मेरा टैगलाइन है कीप ऑन ट्रेडिंग, कीप ऑन इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर हैविंग मी हियर। यू आर मोस्ट वेलकम राहुल भाई, और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सारे दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। और कोशिश रहेगी जब भी हमारे दर्शकों की रिक्वेस्ट आए तो अगर आप अपने बिज़ी शेड्यूल में यस, से यस। कुछ वक़्त दर्शकों के लिए निकाल पाएँ, तो दर्शक ज़रूर सराहेंगे आपके उस कदम को। तो आज के इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी, और जितने भी दर्शक जुड़े उन सबका बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। राहुल भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप जब तक आपसे दोबारा मुलाकात होती है तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए, जी। और आप भी एज़ कुणाल, ऑलवेज़ थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, बाय।